राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है नियति पर किसका बस चलता है। प्रियांशु ने जैसे ही स्टाफ रूम में कदम रखा उसकी नज़र मधुरा पर गई, जो टेबल पर झुकी कोई किताब पढ़ रही थी। वह किताब पढ़ने में इतना डूबी हुई थी कि उसे प्रियांशु के आने का पता ही नहीं चला। प्रियांशु ने देखा है कि मधुरा वैसे भी बहुत कम बोलती थी, बहुत जरूरी होता है तभी बात करती है, लेकिन ऐसा भी क्या कि कलीग्स का अभिवादन भी ना करे। गुड मॉर्निंग मधुरा जी। प्रियांशु ने ही आगे रहकर पहल की। गुड मॉर्निंग। एक संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह फिर किताब पर झुक गई। प्रियांशु को थोड़ा सा बुरा लगा मधुरा का यह रूखापन, लेकिन तब भी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए वह बोला, आज तो लगातार 4 पीरियड हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करवाना है। आपकी क्लास कब से है। जी मेरा फर्स्ट पीरियड फ्री है, उसके बाद 3 क्लासेज, फिर प्रैक्टिकल, मधुरा ने बताया। किस क्लास को प्रैक्टिकल करवाना है आज आपको। प्रियांशु ने अगला सवाल कर दिया। सेकेंड ईयर सेक्शन बी को, मधुरा ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तब तो आपकी ड्यूटी मेरे साथ ही है आज, मिलते हैं क्लास के बाद लैब में, कहते हुए प्रियांशु अटेंडेंस रजिस्टर लेकर क्लास में चला गया। हर पीरियड के बाद वह दूसरी क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर लेने आता तो स्टाफ रूम में अन्य शिक्षकों के साथ ही मधुरा भी टकरा जाती, मगर वैसी ही उदासीन अपने में खोई हुई। 12 बजे लंच ब्रेक में सभी शिक्षक शिक्षिकाएं स्टाफ रूम में इकट्ठा हुए तो सबकी बातों की आवाज़ से स्टाफ रूम गुलजार हो गया। सब साथ लाया हुआ लंच खाने लगे। प्रियांशु ने कैंटीन से 2 समोसे मंगवाए। फैमिली को बुला लो अब तो, कब तक समोसे का लंच करते रहोगे। अब तो मकान भी मिल गया है तुम्हें, प्रोफेसर तिवारी ने कहा। जी। प्रियांशु बस मुस्कुरा दिया। 15 दिन ही हुए थे उसे ट्रांसफ़र होकर इस शहर में, यह कॉलेज ज्वाइन करके। पहले 8 दिन तो वह यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में ही रहा, मगर अब उसे खुद का मकान मिल गया था और वह छुट्टी वाले दिन इंदौर से अपना सामान भी ले आया था। कौन कौन है परिवार में, प्रोफेसर कनकलता ने पूछा। जी माता पिता और छोटा भाई है, प्रियांशु ने बताया। शादी नहीं हुई। यह सवाल प्रोफेसर वर्मा का था। इससे पहले कि प्रियांशु कुछ उत्तर देता बेल बज गई। वह और मधुरा उठ खड़े हुए। उन्हें सेकेंड ईयर को प्रैक्टिकल करवाना था। आज पहली बार वह मधुरा के साथ प्रैक्टिकल करवा रहा था। उन्हें पाइनस के कोन्स के बारे में बताना था और पाइनस नीडल पत्ती के बारे में पढ़ाकर उसकी स्लाइड भी बनानी थी। हमेशा चुप रहने वाली मधुरा लैब में एकदम सक्रिय थी। 15 दिनों में प्रियांशु ने उसे पहली बार मुस्कुराते और इतना बोलते हुए सुना था। अपनी छात्राओं के साथ वह बिल्कुल सहज लग रही थी। मधुरा ने उन्हें पाइनस वृक्ष चीड़ की पत्ती की जानकारी दी और फिर उनसे टेम्परेरी स्लाइड बनवाई। प्रियांशु देख रहा था अपने विषय को लेकर उसमें कितना ज़्यादा आत्मविश्वास था, अभी जैसे वह कोई दूसरी ही मधुरा हो गई थी। छात्राएं भी उससे बहुत हिली हुई थी। इसके बाद प्रियांशु ने उन्हें कौन्स की स्लाइड दिखाई। उनकी बनाई हुई स्लाइड देखी। 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। मधुरा ने अटेंडेंस रजिस्टर उठाया और स्टाफ रूम में आ गई। कॉलेज के बॉटनी डिपार्टमेंट में कुल 6 शिक्षक थे। विभागाध्यक्ष मैडम को मिलाकर मधुरा और प्रियांशु सहायक प्राध्यापक थे। शेष सभी वरिष्ठ थे। 3 बजे एमएससी की छात्राओं के प्रैक्टिकल भी हो गए। साइंस फील्ड की छुट्टी हो गई। सभी स्टाफ रूम में ताला लगाकर निकल गए। प्रियांशु का घर 15 मिनट की दूरी पर ही था। वह 3:30 बजे घर पहुंच गया। अब एक लंबा अकेला दिन उसके सामने था। आते ही उसने टीवी ऑन कर दिया। अब आभासी ही सही, कुछ चेहरे और आवाज़ें तो ड्राइंग रूम में गूंजती रहेंगी। कपड़े बदलकर उसने अपने लिए चाय बनाई और टीवी के सामने बैठ गया। जब तक वह कॉलेज में रहता है तब तक अपने दर्द को भूला रहता है। वह दर्द जिससे भाग कर वह इंदौर के कॉलेज से ट्रांसफ़र लेकर भोपाल चला आया था। लेकिन दर्द से भी क्या कभी कोई भाग पाया है। वह तो भीतर ही रहता है। यहाँ भी साथ चला आया। बस लोगों की सहानुभूति से भरी नज़रें यहाँ नहीं हैं। लेकिन कब तक। जल्दी ही यहाँ भी लोग उसके परिवार के बारे में पूछना शुरू कर देंगे और उसकी कहानी के बारे में जानकर यहाँ भी वह सबकी नज़रों में सहानुभूति का पात्र बन जाएगा। प्रियांशु ने चाय का खाली कप टेबल पर रख दिया और टीवी में ध्यान लगाने लगा। उसे मधुरा की याद आ गई। ना जाने क्यों जब भी वह मधुरा को देखता है उसे महसूस होता है
कि जैसे उसकी खामोशी के पीछे भी एक दर्द भरी चीख है, पीड़ा का हाहाकार है। वह भीतर की दर्द भरी अशांति और शोर को भीतर ही दबाकर ऊपर से शांत बनी रहती है। विवाहिता के कोई चिन्ह नजर नहीं आते, लेकिन उम्र में भी छोटी नहीं है। 30-32 साल की तो लगती ही है। तो क्या अब तक उसकी शादी ही नहीं हुई? आखिर क्या वजह है? क्या दर्द है उसके जीवन में? अगले 2 महीने में कई बार बीएससी और एमएससी के प्रैक्टिकल उसने मधुरा के साथ ही करवाए। उसकी कर्तव्यनिष्ठा विषय का प्रगाढ़ ज्ञान और पढ़ाने के प्रति लगन व समर्पण देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। यही नहीं, वह एक अच्छी इंसान भी थी, जो सदा सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहती। जाने कब प्रियांशु के मन में उसके लिए एक खास जगह बन गई, खासकर तब से जब कई दिनों तक प्रियांशु को कैंटीन के समोसे, इडली सांभर लंच में खाते देखकर वह एक दिन उसके लिए भी सब्जी पराठे ले आई और उसके बाद रोज ही लाने लगी। प्रियांशु ने संकोच से भरकर उसे बहुत बार मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। सुबह तो मेरे लिए माँ बनाती ही हैं, 2 पराठे आपके लिए भी सेंक दिए तो क्या हुआ? कभी मैं खाना नहीं लाई तो आप समोसे खिला देना। प्रियांशु निरुत्तर हो गया, लेकिन उसकी सहृदयता उसके मन को छू लेती। जाने कब उसके लिए मन में एक आत्मीय भावना जागने लगी थी। इस पराये शहर में एक वही अपनी सी लगती। जिस दिन वह कॉलेज नहीं आती, उस दिन जाने क्यों प्रियांशु को दिन खाली खाली सा लगता। अनजाने में ही मधुरा उसके दर्द पर भी हावी होने लगी थी। प्रियांशु अपने दर्द से उबरना नहीं चाहता था। इस दर्द के साथ ही उसके जीवन की सबसे मीठी यादें भी जुड़ी हुई थी। कैसी अजीब बात है, एक छोर पर असह्य पीड़ा थी उसके जीवन की, तो वहीं उसी छोर के दूसरे सिरे पर सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन उसके अकेलेपन में दर्द के साथ ही मधुरा की सोच भी उसकी साथी बनती जा रही थी। वह दर्द में डूबा होता, तब मधुरा का ख्याल जैसे उसकी पीड़ा को सहला जाता, और जब मधुरा के बारे में सोचता, अनायास दर्द टीसने लगता। दिसंबर के अंत में अचानक ही एमएससी प्रीवियस की छात्राओं को ब्रायोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म की स्टडी के लिए पंचमढ़ी ले जाने की बात निकली। तय हुआ, स्टडी टूर जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही ले जाया जाए, क्योंकि फरवरी में फाइनल प्रैक्टिकल होने थे। कनकलता तिवारी को ठंड सहन नहीं होती थी, तो उन्होंने टूर ले जाने को मना कर दिया। शैलजा मैडम पर घरेलू जिम्मेदारी थी। अब बची मधुरा, क्योंकि छात्राओं के साथ किसी महिला का जाना तो जरूरी था। पुरुषों में प्रियांशु और प्रोफेसर वर्मा का जाना तय हुआ। टूर में मधुरा के साथ ने प्रियांशु को आह्लाद से भर दिया। अपने दर्द से अकेले ही जूझते हुए अब वह थक चुका था। जीवन जैसे एक लंबी तपती सड़क थी, जिस पर अब उसे किसी भी आत्मीय साथी के साथ की ठंडी छांव की दरकार थी। लेकिन उसे जरा सा भी पता नहीं था कि मधुरा की भावनाएं उसके प्रति क्या हैं। उसका व्यवहार इतना शालीन और संयमित था कि वह पास होकर भी वह दूर लगती थी। प्रैक्टिकल के समय वह सहज होकर विषय पर बात करती, चर्चा भी करती, लेकिन इसके अलावा व्यक्तिगत बातें करने का कभी मौका ही नहीं मिलता। अब शायद टूर के बहाने वह उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जान सके या उसके मन को टटोल सके। जाने क्यों प्रियांशु को ऐसा लगता था कि मधुरा उसके दर्द को समझ सकती है, उसे इस दर्द से उबार सकती है। नियत तिथि पर मधुरा, प्रियांशु और प्रोफेसर वर्मा प्रीवियस की 25 छात्राओं को बस से पंचमढ़ी ले गए। रास्ते में छात्राओं ने भी खूब मस्ती की, अंत्याक्षरी खेली। मधुरा संयत थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। पंचमढ़ी में सरकारी गेस्ट हाउस में कमरे बुक थे। मधुरा के कमरे में 3 लड़कियां थीं, बाकी लड़कियां 4-4 के समूह में अन्य कमरों में ठहरी। प्रियांशु और प्रोफेसर वर्मा एक कमरे में थे। गेस्ट हाउस के लॉन में ही जिम्नोस्पर्म समूह के बहुत से पेड़ लगे थे, और उन्हीं की छाल पर और आसपास की नम जमीन पर ब्रायोफाइट्स उगे थे। लड़कियों ने आज तक जिन पौधों को सिर्फ किताबों में छपे चित्रों में देखा था, उन्हें प्राकृतिक परिस्थिति में उगा हुआ देखकर वे उत्साहित हो गई थी। वहाँ ठंड बहुत ज्यादा थी, तो लॉन में गुनगुनी धूप में अच्छा लग रहा था। मधुरा वहीं जाकर उन्हें पौधों के बारे में पढ़ाती गई और लड़कियां नोट्स बनाती गई। लंच के बाद प्रोफेसर वर्मा और प्रियांशु ने उन्हें पढ़ाया। रात में लड़कियां कैंप फायर करके नाचने गाने लगी। एक अलाव के पास मधुरा, वर्मा जी और प्रियांशु कुर्सियों पर बैठ गए,
ताकि छात्राओं पर दृष्टि भी रहे और उनके मनोरंजन में बाधा भी न पड़े। प्रियांशु और वर्मा जी ने औपचारिक बातें चलने लगी। बातों ही बातों में प्रोफेसर वर्मा ने प्रियांशु से उसके परिवार और शादी के बारे में पूछ लिया। प्रियांशु पहले तो झिझक गया, फिर उसकी आंखों में नमी छलकने लगी। अपने भीतर का सारा साहस बटोर कर उसने बताया, 5 साल पहले शादी परिवार हुई थी में सभी मेरी। आतुरता सपना से को राह मैं देख बहुत रहे चाहता थे था। उसके आने बहुत की। खुशहाल 3 रिश्ता साल था पहले की हमारा बात है और ये। जल्दी बस ही एक हमारे महीना प्यार बचा की था निशानी संतान जन्म के लेने जन्म वाली में। थी। और एक दिन सपना का पैर फिसला और वह पेट के बल गिर गई। डॉक्टर ना तो सपना को बचा पाए और ना ही हमारी बेटी को। चली गई मेरी नन्ही बेटी भी माँ के साथ ही। प्रियांशु के भीतर का दर्द आंखों से बह निकला। मधुरा और वर्मा जी सन्न रह गए। प्रियांशु के जीवन में किसी ऐसे दुख की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वर्मा जी को बराबर अफसोस हो रहा था कि उन्होंने आखिर यह पूछा ही क्यों। उन्होंने कई बार प्रियांशु से माफी भी मांगी। यह तो भाग्य का खेल है सर, नियति पर किसका बस चलता है। यहीं आकर मनुष्य विवश हो जाता है। आप दुखी मत होइए, प्रियांशु ने उन्हें कहा। अभी भी उसका स्वर भीगा हुआ था और आंखें नम थी। मधुरा भी उसके दुख से स्तब्ध थी। थोड़ी देर बाद वर्मा जी सोने चले गए। लड़कियां अभी भी बाहर ही थी, इसलिए मधुरा और प्रियांशु वहीं बैठे रहे। बहुत दुख हुआ आपके बारे में सुनकर। जिंदगी भी कैसे कैसे दर्द देती है। कितना मुश्किल होता है इस दर्द को लेकर जीना। समझ सकती हूँ। मधुरा के स्वर के कंपन में किसी दर्द के एहसास ने प्रियांशु को चौंका दिया। तो क्या वह भी किसी ऐसे दर्द से ही गुजरी है? बुरा ना माने तो कुछ पूछ सकता हूँ? प्रियांशु ने विनम्रता से कहा। जी पूछिए, मधुरा के स्वर में आत्मीयता थी। जाने क्यों आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप भी अपने भीतर किसी दर्द को लेकर जी रही हैं। प्रियांशु ने कहा। मधुरा एकदम से कोई उत्तर नहीं दे पाई, लेकिन एक अव्यक्त पीड़ा के चिन्ह उसके चेहरे पर दिखाई देने लगे, जैसे वह संघर्ष कर रही हो अपने आप से कि कहे या ना कहे। उसकी आंखों में भी नमी थी और माथे पर इस ठंड में भी पसीना आ रहा था। कुछ देर तक वह हाथों की उंगलियों को आपस में मरोड़ती रही। फिर उसने कहना शुरू किया, मेरे जीवन में भी वसंत आया था, जब मन में प्रेम की कोमल कलियां मुस्काने लगी थी। जीवन लता पर नन्ही हरी कोपलें खिलने लगी थी। हमारी आंखों में भविष्य के सपने भी सजने लगे थे। जीवन एक ऐसे हरे भरे बाग जैसा लगता, जिसमें वसंत के आगमन से रंग बिरंगी फूल खिलने लगे थे। मन में हर समय वसंत की महक छाई रहती। खुमारी में डूबा रहता मन, महुए की मादक मिठास में खोया रहता। मधुरा ने एक गहरी सी सांस ली। उसका स्वर कांप गया था, गला भर आया था। प्रियांशु उसके दर्द को अपने भीतर ही महसूस कर रहा था। इस पीड़ा के सहयात्री थे दोनों। कुछ क्षण बाद ही मधुरा ने फिर से कहना शुरू किया, मगर वसंत बीत गया। कश्मीर की वादियों में आतंकवादियों से लड़ते हुए झर गया। 4 मिलिटेंट्स को मारकर खुद भी। और वसंत के बीत जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। जीवन में सब कुछ झुलस सा गया। जीवन जेठ की तपती दोपहरी सी जल गया। आगे उसके बहते आंसू उसके दर्द की कहानी कहते रहे। जीवन की सुगंध सारे रंग वसंत के साथ ही चले गए। रह गया बस एक रेगिस्तान, जिसमें ना ही हरियाली थी, ना ही कोई रंग। बस तपती रेत पर वसंत के बीत जाने के बाद उसकी निशानी के रूप में सूखे निर्जीव तिनके बचे रह गए थे। वे तिनके जो रात दिन दिल में चुभते रहते हैं। अगले दिन वे लोग हांडी खो, पांडव गुफा, चौरागढ़ पर छात्राओं को ले गए। प्राकृतिक परिवेश में उन्हें पढ़ाया और फिर ढेर सारे स्पेसिमेन इकट्ठा कर लौट आए। जीवन फिर उसी ढर्रे पर चलने लगा। दिन भर कॉलेज और शाम का अकेलापन। परीक्षाओं के समय व्यस्तता और ज्यादा बढ़ गई और फिर छुट्टियां शुरू हो गई। प्रियांशु और मधुरा में बस काम को लेकर औपचारिक बातें ही होती, लेकिन उनमें भी अपनेपन का एक पुट होता था, क्योंकि दोनों ही दर्द की संवेदना को समझते थे। छुट्टियों में प्रियांशु घर चला आया, लेकिन पुरानी यादें और दर्द फिर सालने लगा। जीवन की तरह जब मौसम में भी ग्रीष्म की तपन बढ़ने लगी, तो प्रियांशु का दर्द किसी कंधे के सहारे के लिए ललकने लगा। दर्द की लू जब मन को छू जाती, तो किसी छांव के लिए मन तरसने लगता। उसे मधुरा की याद आती। क्या उसे किसी छांव की जरूरत नहीं है? क्या मधुरा को किसी छांव की तलाश नहीं है? वसंत के बीत जाने के बाद, फूलों के झड़ जाने के बाद शेष बचे नुकीले कांटों और सूखे तिनकों की चुभन से क्या वह त्रस्त नहीं हुई?
छुट्टियां खत्म होने पर जब कॉलेज दोबारा से खुल गए, तब प्रियांशु मधुरा से मिलने की बेचैनी में आधा घंटा पहले ही कॉलेज जा पहुंचा। अब उसका आधा दिन तो कम से कम अच्छा गुजरता। मौसम भी बदल गया था और बारिश शुरू हो गई थी। प्रियांशु सोचता धरती का मौसम बदल जाता है, ग्रीष्म के बाद सावन आ जाता है, लेकिन दर्द के मौसम क्या कभी नहीं बदलते? दर्द के मौसम क्या जीवन से कभी नहीं बीतते? क्या वे जीवन भर तपते ही रहते हैं? एक दिन प्रैक्टिकल में मधुरा और प्रियांशु की साथ में ड्यूटी थी। प्रैक्टिकल समय से थोड़ी देर तक चला। बाद में फाइलें चेक करते हुए दोनों को देर हो गई। लैब असिस्टेंट उस दिन छुट्टी पर थी। छात्राओं के जाने के बाद स्पेसिमेन और स्लाइड्स अलमारियों में रखकर मधुरा ने ठीक से उनमें ताले लगा दिए। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। प्रियांशु आज कुछ निश्चित करके आया था। उसने अचानक से कहा, मधुरा। मधुरा चौंक गई, क्योंकि प्रियांशु उसे हमेशा मधुरा जी कहता था। लेकिन प्रियांशु ने आज बिना किसी भूमिका के कहना शुरू किया कि हम दोनों के ही जीवन से वसंत बीत चुका है और हम अपने भीतर ग्रीष्म का ताप सह रहे हैं। यह सच है कि वसंत के बीत जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, लेकिन यह भी सच है कि एक दिन ग्रीष्म के बीत जाने के बाद सावन भी आता है। धरती सावन का स्वागत कर उसमें भीग जाती है, ग्रीष्म का ताप भूल जाती है। क्या हमारे जीवन में भी सावन नहीं आ सकता? क्या हम ग्रीष्म को विदा कर सावन का स्वागत नहीं कर सकते जीवन में? प्रियांशु ने आगे कहा, मैं वसंत की तरह तुम्हारे जीवन में रंग बिरंगे फूल भले ही ना खिला पाऊं, लेकिन सावन बनकर थोड़ी हरियाली की सुकून भरी ठंडक तुम्हारे तपते मन को दे पाऊं, थोड़ी छांव तुमसे पालूं। क्या यह अधिकार दोगी तुम मुझे? बोलो मधुरा। प्रियांशु की आवाज में एक दर्द भरा आग्रह था, आंखों में एक प्यार भरी विनती थी। मधुरा पलक उसे देखती रही। उसका दिल धड़क रहा था, भीतर कुछ घुमड़ रहा था, मगर होठों पर चुप्पी थी। लेकिन उसके तपते मन को भी तो ठंडी फुहारों की शीतलता की जरूरत थी। तभी प्रियांशु ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। क्या इस दर्द को हम बांट नहीं सकते? क्या एक दूसरे को थोड़ी सी छांव नहीं दे सकते? थोड़ी सी हरियाली, थोड़ा ठंडापन नहीं दे सकते? कल घर आकर माँ पिताजी से बात कर लीजिएगा। कहते हुए मधुरा ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखें नम थी, मगर होठों पर मुस्कुराहट थी। बाहर सावन जोरों से बरस रहा था और तपती धरती उसकी शीतल फुहारों में भीगती जा रही थी। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।